सर नाजी मेडिकल एक्सपेरिमेंट ये 1933 से लेकर 1945 तक इसकी डिक्लेरेशन हुई थी पास्ट में। जब वर्ल्ड वॉर 2 था ना, तब इसमें फिजिशियंस ने और जो है मिलकर एक मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी थी और इथिकल कंसिडरेशन को रिसर्च में बिल्कुल नहीं रखा जाता था। उन्होंने प्रिजनर्स को ठंडे पानी में मुख्तलिफ कपड़ों के साथ उतारा, कैदियों को, ये देखने के लिए कि हमारे जो जर्मन सिपाही हैं वो नॉर्दर्न सी में कितने टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। और सेकेंडली इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट किए थे जिसमें उन्होंने विदाउट एनेस्थीसिया जो है वो सर्जरीज की थी, और भी फीटल डेवलपमेंट के हवाले से उन्होंने इंटरप्रिटेशन कर कर ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें से बहुत सारे लोग उस वक्त मर गए थे। आपको पीपीटी नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है ये बताओ। जी सर पीपीटी है। ओके, अभी चेंज हो रहे हैं? नहीं सर। ओके, अब हो गया सही सर। है। ओके, इसमें से कुछ बता सकते हो? ये आपने बता दिया ना, कैदियों को क्या करते थे? सर मैं बताऊं? जी हाँ बताओ। For example, prisoners were submerged for days at a time in a tank of cold water. सर इसमें ये था कि वो रिसर्च कर रहे थे कि जो कैदी होते थे उन्हें ठंडे पानी में ना डुबो देते थे, दिनों दिनों तक उनको डुबो के रखते थे। और इनका मकसद, द इंटेंट वाज टू टेस्ट हाउ लॉन्ग जर्मन पायलट्स हु हैड टू पैराशूट इनटू द कोल्ड नॉर्थ सी वुड सर्वाइव। इनके जो पायलट थे जो कि नॉर्थ सी में गए थे, तो उनका ये पता करना था कि कितने दिनों तक वो वहां पर जाके जिंदा रहे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथिंग वर टेस्टेड एज वेल एज डिफरेंट मेथड्स फॉर रिससिटेटिंग द एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हु सर्वाइव। और डिफरेंट टाइप्स के जो थे वो कपड़े बनाए जाते थे और उनको बचाने के डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स जो वो यूज करते थे कि हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो इसमें भी सर बहुत लोगों की जान गई। गुड। आप कौन? सर मोहम्मद यासिर। मोहम्मद यासिर, गुड। सर नाइस। यासिर है। सही है, गुड। और कुछ ऐड करना चाहता है कोई? चलो शुक्र है इसने आवाज निकाल दी। और कुछ है इसमें से? देख लो। सर इसमें मोस्ट 3 ही बातों का जिक्र किया गया तीसरा था। सर्जरी का बता दिया आपने, विदाउट जी एनेस्थीसिया सर, देते थे। विदाउट एनेस्थीसिया सर्जरी करवाते थे जी। ये हमने और पढ़ा है ओवर द अलर्ट। काउंटर मेडिसिन का भी जो है ना ये। ओके, चलो ये हिस्ट्री है, देख लो। हिस्ट्री ऑफ एथिक्स एंड रिसर्च। कोई दूसरा ये बताओ। जहांगीर। जी सर, जहांगीर। जहांगीर, ये प्लीज बता दो हिस्ट्री है क्या है? हिस्ट्री का सर, उसने जो नाजी एक्सपेरिमेंट था उसका बताया था। एक तो ये है बिल्कुल हॉट वाटर में भी डालते थे, ये तो हो और गया। ये जो हो गया भाई, ये पैराशूट का। बताओ प्लीज, सर ये बताओ। सर चेंज इन नूरेम्बर्ग ये ट्रेड। स्लाइड को देख के बताओ। चेंज विद नंबर ट्रायल्स, नंबरिंग कोड 1948, सोल्जर स्टडी, और टोली टेलीडोमाइड लेट 1950s, आउट ऑफ द काउंटर ड्रग्स, डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी 1964, इथिकल प्रिंसिपल। वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने ये एक डिक्लेरेशन किया था जिसको डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी कहते हैं। आए थे कि जो भी जो है ना रिसर्च कोई वगैरह करेगा या कोई सर्जरी वगैरह करेगा तो उसका एक इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए। बगैर पार्टिसिपेंट सब्जेक्ट्स के, जो उनके विशेस उनके विलिंगनेस के अलावा हम उसकी सर्जरी नहीं कर सकते। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी था। उसके बाद लिखा हुआ है तिरुम ट्रेड 1960s, होमोसेक्सुअल। सर, in the past not given attention, change with
नर्मबर्ग ट्रेल्स फंडिंग, ये हो गया सर। अच्छा, उसके बाद मिलग्राम 1963 इलेक्ट्रिकल शॉक, तस्कीदी सिफिली स्टडी, सिफिलिस के पेशेंट्स के ऊपर उन्होंने स्टडी वगैरह की हुई थी 1932, ये कोई 40 साल की स्टडी थी सर। फिर 2 मेजर इंटरनेशनल कोर्स एंड रिपोर्ट्स गाइड रिसर्चर इन कैरिंग आउट एथिकल रिसर्च। 2 है सर इसमें। नंबर 1 ये है कि नंबर कोड है, ठीक है, और उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है। ये नंबर, ये सर जर्मनी का सिटी थे। जर्मनी की सिटी में इन्होंने जो 4 कुव्वती थी उस टाइम, उसमें यूएसए था, उसमें रशिया था, गुड, आपने ठीक अच्छा है, पढ़ा है, सही है। और जैसा, और उसमें जो 1-2 मालिक और थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक जर्मनी की सिटी नंबर, वहाँ पे जो है ना एथिक्स कोड बनाए थे, जिसको नंबर कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं। दूसरा डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी का बता दिया मैंने आपको चलो 1964 ये में। अभी एक देखो स्लाइड में बता दो तो सबको समझ आ जाएगा। नरेम्बर्ग कोड क्या था देखो, ट्रेल विच वर हिल इन 1945 टू 1947, फोकस ऑन क्या था, क्राइम अगेंस्ट फोकस ऑन ह्यूमैनिटी। क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये खास दे पॉइंट वर है, ये आप लोगों को करना है प्लीज जी। They were presided over by judges from the प्रिसाइडेड, 4 allied powers: United States था, Great Britain था, France था और सोवियत यूनियन था। The city of Nuremberg, Germany was purposely सर थोड़ा ऊपर करें was purposely slide, chosen as the purposely site। chosen as site for trials because after 11 allied air strikes during war the city was declared 90%। 90% dead। अच्छा, ये जर्मनी की सिटी को क्यों चूज किया है? क्योंकि वहाँ पे जो जंग के बाद, दूसरी जंग अजीम के बाद, वो जो सिटी था उस पे उन्होंने जो अटैक वगैरह किए थे, तो 90% वो सिटी खत्म हो गया था। गुड, आगे सर, नेक्स्ट स्लाइड। सही है, ये वाला है। ड्यूरिंग द ट्रेल, During the trials, a large-scale prosecution of Nazi officials took place, many of whom presented as a defense the notion द नेशन the जी। the notion that they were simply following their superior orders। तो ये ट्रायल किया गया था नाजी ऑफिशियल की प्रोसिक्यूशन, जो कोर्ट वगैरह का ट्रायल होता है उसमें, उसके दौरान उन्होंने ये सुपीरियर के ऑर्डर को मानना था। देयर क्राइम इंक्लूडेड इनह्यूमन एक्ट एज ऑन सिविलियन, सिविलियन के ऊपर ये एक तो एक तरीके में जबर सा करते थे। इनिशिएटिंग एंड वेजिंग एग्रेसिव एक्ट ऑफ वार, मर्डर, नियर एक्सटर्मिनेशन ऑफ रेस, स्लेवरी, इल ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर, जो कैदी थे उनके ऊपर जो है ना तकरीबन जुल्म और तशद्दुद करते थे। बस प्लंडर हो गया, हो एंड गया, हो गया। डिस्ट्रक्शन। बस ये हो गया, इतना ही पूरा। एंड रिस्पॉन्स टू द, अगर कोई इसमें, चलो आप ये स्लाइड पूरा कर लो, फिर दूसरा दूसरा कोई जो है वो प्लीज रेडी हो In जाए। response to the rebellion in these trials, the number रेवलेशंस code एंड दिस was ट्रेल्स। developed 1949। उसके ऊपर जो नंबर कोड्स थे वो, उसकी डेट आप याद रखें 1949, और जो हेलसिंकी था वो 64 था। जो हेलसिंकी था उसको बाद में 2008 में दोबारा उसको अपडेट भी किया गया था। This code contained guidelines requiring voluntary informed consent to participate in medical experimentation। ये मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए उनसे कंसेंट लेते थे। The number code further guaranteed that no experiments were to be permitted when deaths or disability was। अच्छा, कोई ऐसा जो है ना एक्सपेरिमेंट की इजाज़त नहीं होती थी जिसमें डिसेबिलिटी हो सकती है या जिसमें किसी की डेथ वगैरह हो सकती है, तो प्लीज ये उस सुन वो लो, जो है ये ना बहुत उसकी इजाज़त। हाँ इम्पोर्टेंट है। जी सर, ये पॉइंट, दीज उसकी पॉइंट्स आर टू बी इजाज़त। नोटेड फॉर एमसीक्यूज के लिए। हाँ, एमसीक्यू में मतलब ये आ सकता है कि कोई डेथ क्या ये डिसेबिलिटी अप्लाइबल की है, किस ये में इजाज़त एप्लीकेबल है नहीं है, आज? तो हम कहेंगे नरेम्बर्ग कोड नंबर जो है हमारे कोड मेडिकल साइंसेज में एप्लीकेबल है। एप्लीकेबल है? क्योंकि अगर या सर डिसेबिलिटी के एप्लीकेबल है। चांसेस होते तो हम करते हैं।
हम एक्सपेक्टेशन नहीं देते करते हैं, सर। लाइफ एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। अगर लाइफ एक्सपेक्टेशन हम्म, ना होती है तो हम क्या करते हैं, हम कंफर्ट केयर पे चलते हैं, सही है, पेशेंट को छोड़ लेते हैं क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेशन को देखते हैं। तो ये नंबर 4 ये यस एप्लीकेबल, सर। प्लीज ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज ये वाली स्लाइड। इसके अलावा The number code developed in 1949 इसके खास contains खास the पॉइंट है। research guidelines stipulating that अच्छा पॉइंट से है कि consent is voluntary and informed for subjects who participate in medical experimentation. The research serve a worthy purpose. अच्छा कोई ऐसे रिसर्च होना चाहिए जिसका कोई पर्पस हो. The knowledge gained is unobtainable by any other means. The anticipated result justify performance of the experiments. सर ये पॉइंट नंबर 1 की समझ नहीं आई। ये consent is voluntary and informed for subject who participate in medical सब्जेक्ट का experiment. मतलब मतलब सब्जेक्ट का वॉलंटरी मतलब ये है तौर कि पर जो client इंसान जो आपके है वो साइन करेंगे, और मैं जो हमारा एक्सप्लेन करूँ. सब्जेक्ट होगा, जो पार्टिसिपेंट होगा ना, उसे हम पहले ही मेडिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि हम आपके साथ ये चीज करने जा रहे हैं। ठीक जी है। बिल्कुल. कंसेंट वॉलंटरी का मतलब ये है कि जिस पार्टिसिपेंट से आप कंसेंट ले रहे हैं तो उसकी वॉलंटरी के ऊपर है, वो चाहे तो उसकी कंसेंट दे, विलिंगनेस चाहे तो होगी। कंसेंट ना दे. हाँ, एग्जैक्टली। यस. प्लीज आप लोग एक दूसरे मतलब को जिसपे हम नेक्स्ट रिसर्च करने जा रहे हैं उससे हम कंसर्न लेंगे पहले कि हम आप पे रिसर्च हाँ कर रहे आइदर हैं, तो हाँ आप हाँ इन्वॉल्व होने। यस, और उसकी मर्जी वो दे ना दे. मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए भी आपको कंसल्ट लेना होगा। आइदर मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन, हम आजकल जो रिसर्च करते हैं या जो भी करते हैं मेडिकल एक्सपेरिमेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, कंसल्ट लेते हैं। अगर वो वॉलंटरी तौर पे एक्सेप्टेबल होती है तो होता है या होती है, इसको हम फिर करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज दीज स्लाइड आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर एमसीक्यूज पर्पस और फॉर एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। और क्या है, Unnecessary physical and ये भी mental इंपॉर्टेंट है, suffering or harm is avoided. अगर कहीं भी फिजिकल या मेंटल ये भी किसी को एथिकल वे नुकसान है, सही पहुंच है, सकता है तो एथिकल पॉइंट है। वो भी अवॉइड करना है. डेथ्स और डिसेबिलिटी इज नॉट एन एक्सपेक्टेड आउटकम. कोई ऐसा जो है ना आप रिसर्च या कोई आप इंटरवेंशन नहीं करेंगे जिससे डेथ या डिसेबिलिटी हो सकती है. प्रॉपरली क्वालिफाइड साइंटिस्ट कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स. और जो भी एक्सपेरिमेंट अगर कोई करेगा रिसर्च में या मेडिकल फील्ड में, नर्सिंग फील्ड में, तो वो हाईली क्वालिफाइड और उसके साथ उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास डिग्री होनी चाहिए. तो क्या ठीक है, वो एक ये रजिस्टर होना एप्लीकेबल चाहिए. है, इज दिस एप्लीकेबल? एप्लीकेबल है. यस सर, ये हम एप्लीकेबल है. एप्लीकेबल कहाँ पर है, जो एडवांस वो है, सही है, और समझ आ गया ना आपको, हर जगह पे नेक्स्ट स्लाइड. ये करते हैं, एप्लीकेबल नहीं है, बात जगह पे होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं, अनएक्सेप्टेबल, ला के अगेंस्ट चलते हैं हम, बात जगह पे हम अच्छा, बगैर नंबरिंग लाइसेंस कोड के में काम फिर करते एक्सटेंड. हैं। ये सर, हमारे पास जी, आप कुछ और नंबरिंग कोड में फिर एक और चीज एक्सटेंड की 1964 बाय द वर्ड. एक जी जी स्लाइड आगे चला गया. सर ये आगे नंबर का है ना, नंबर में तो एप्लीकेबल नहीं हुई ना। नेक्स्ट स्लाइड सर, ये हो गया. हेलो आगे सर, ये बोल रहे हो, नंबर प्रीवियस आप वेट करो प्लीज, नहीं प्रीवियस नहीं, आगे नेक्स्ट. ये वाला था, ये हो गया सर. देन दिस, ओके नेक्स्ट. नेक्स्ट कर ले। यस, उसमें फिर 1964 के जो नंबरिंग कोड है उसमें एक और एक्सटेंशन की गई है बाय द वर्ड मेडिकल एसोसिएशन WA में. ठीक है, तो जिस तरह ANA है अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, इस तरह वर्ड मेडिकल एसोसिएशन है एंड अमेंडेड एंड अपडेटेड मोस्ट रिसेंटली इन 2008. 2008 ओके, इसमें ये भी क्या इम्पोर्टेंट अपडेट पॉइंट कर है। दिया. इसमें क्या बताया, द डिक्लेरेशन, अपडेशन इसमें दो चीजें की गई है. एक तो ये है कि थेराप्यूटिक रिसर्च क्या है और नॉन और गुड, थेराप्यूटिक रिसर्च क्या है. हाँ तो अभी तो हमारे पास एक थेराप्यूटिक दूसरा रिसर्च पॉइंट ये है, है. वेट वेट आप ये पॉइंट नहीं करें, हमारे पास फिर एक दूसरा थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, नॉन थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, प्लीज पहले 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 इसको एक्सप्लेन करें, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस। मैं बताऊं सर? जी आप बताओ, कोई और भी बता सकते हैं प्लीज। सर थेराप्यूटिक रिसर्च वो होगी जो कि मेडिकल पर्पस के लिए या पेशेंट को जो जिससे ट्रीटमेंट के लिए के हवाले से की जाएगी, और कुछ ऐसी भी थेराप्यूटिक स्टडीज होती हैं। कम्युनिकेशन आई एम आस्किंग नो सर, कम्युनिकेशन, इट्स अ थेराप्यूटिक रिसर्च। मैं कम्युनिकेशन सर पूछ रहा हूँ। सर ओके सर, थेरापेटिक कम्युनिकेशन में वो होता है कि जो पेशेंट के लिए मतलब एम्पैथी और इससे रिलेटेड. यस यस तरह है,
और नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होते हैं भाई? सर जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है Yes. जो पेशेंट के हवाले से नहीं होती। ओके, इनफॉर्मल होती है। तो यहाँ पर फिर थेरापेटिक रिसर्च कौन सा होता है? वही सेम है। थेरापेटिक रिसर्च वो होता है ऐसा काम करना जो पेशेंट की यानी आउटकम को बेहतरी के लिए होता है, ऐसा काम करना। जैसे हैंड हाइजीन है, इस पे रिसर्च कर, तो दीज आर द थेरापेटिक रिसर्च है। और कौन सी मिसालें बताओ? सर नॉन थेरापेटिक रिसर्च में तो हमारी वो फील्ड्स भी आ जाती हैं जो हम टीचिंग में हाँ, एज अ नॉलेज नर्स को टीचर जो है वो करवा रहे इम्प्रूव होते करना हैं है, और नॉन न्यूरो नॉलेज थेरापेटिक एनहांस रिसर्च करते आता हैं। है। लेकिन जस्ट लाइक थेरापेटिक सर, रिसर्च, जी जी बोलो, चलो। जी जी सर सर थेराप्यूटिक वो रिसर्च में अगर बात करें तो जैसे सर नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो है आईसीयू के अंदर बहुत गुड, ज्यादा होती है, तो हम उस पे भी जो है थेराप्यूटिक रिसर्च कर सकते हैं। यस। ये आप बता सकते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन? ये सर इसमें जो है ये है कि सेंट्रल क्लेप्सी है सर, यूटीआई है, और इसके नहीं अलावा नहीं, सर ये तो आप वो दूसरे बोल रहे हो। हमारे पास होता है एक्सोजीनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन, एक होता है एंडोजीनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन, ये कभी सुना है? एक होता है लेट्रोजेनिक इन्फेक्शन। सर सुना ही याद नहीं आ ये रहा। सर सुना है तो है। एक्सो, हाँ चलो, ये आप क्योंकि इंपॉर्टेंट है इससे आप लोगों से ये शेयर करना चाहता हूँ। एक्सोजीनियस ओके नोजोकोमियल इन्फेक्शन वो होते हैं जो हम हेल्थ केयर प्रोवाइडर की वजह से होते हैं, सही है। एक्सोजेनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन वही हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होती है, लेकिन वो हमारी वजह से होता है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर। जैसे हैंड हाइजीन आपने सही नहीं की, प्रॉपर टेक्निक जो है आपका वो नहीं था, एसेप्टिक टेक्निक ना यूज करने की वजह से जो है एक का मरसा जो है दूसरे पेशेंट में ट्रांसफर हुआ। दिस इज द एक्सोजीनियस नोजोकोमियल इन्फेक्शन जो हमारे हेल्थ केयर की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ। एंडोजेनस नोजोकोमियल इन्फेक्शन होता है कि नॉर्मल फ्लोरा जो है वो क्या हो जाए, पैथोजेनिक फ्लोरा बन जाए ड्यू टू द हाई एंटीबायोटिक की वजह से। नॉर्मल फ्लोरा तो जानते हो ना सब, यस तो सर। हमारे पास बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे जिस्म में, जी सर। कुछ हमारे माउथ में भी होते हैं। माउथ में कौन सा होता है? हमारी मुंह में कौन सा फ्लोरा होता है सलीवा। नॉर्मल? स्टमक में भी होते हैं। नहीं, स्लेवा इज नॉट द नॉर्मल फ्लोरा, सही सर है। इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में माइलिस भी होते सर, हैं, जी जी। माइलिस सर, माउथ में नहीं माइलिस। नहीं, सर दीज आर द अमाइलिस तो एंजाइम। एंजाइम। नहीं नहीं, आप ये देख लो कि मुंह में कौन सा किस्म की नॉर्मल फ्लोरा होता है, इंटेस्टाइन में कौन सा होता है, ये आप लोग सर्च कर लें। तो हमारे पास नॉर्मल फ्लोरा जो है ड्यू टू द हाई एंटीबायोटिक की वजह से भी हमारा नॉर्मल फ्लोरा क्या हो जाते हैं, एक तो बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय तो कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मल फ्लोरा भी साथ साथ पैथोजेनिक हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में चांसेस ऑफ हमारी इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज डाउन हो जाते। तो इस किस्म की कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंडोजेनस नोजोकोमियल इन्फेक्शन, सही है। ये थोड़ा न्यू था इसलिए मैं आपको, एक होता है सर लेटेंट, गट में तो इकोलाई होता है ना, आई गेस गट में तो इकोलाई होता है। वो नॉर्मल फ्लोरा नहीं होता है भाई। हमारे पास एक दूसरा है, ये बताओ। एक तो लेटेंट इन्फेक्शन कौन सा होता है? सर जो सोया हुआ हो, एक्टिव फॉर्म में ना हो। हाँ, यानी इसके साइंस सिम्टम हमें शो नहीं हुआ हो, इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट इन्फेक्शन, जी सही है। चलो, और ये हम रिसर्च पढ़ रहे हैं इसमें फालतू, ये तो थोड़ा बहुत बता रहा था कि इम्पोर्टेंट है इसलिए। सर मैं एक चीज पूछूंगी, नर्मबर्ग एक्सेप्टेबल नहीं है ना? नर्मबर्ग कुछ चीजों बाज सिचुएशन में क्यों नहीं एक्सेप्टेबल है, किस चीज में एक्सेप्टेबल नहीं है, बताओ, बता दो ना, कोई और जवाब दो प्लीज। सर एक्सेप्टेबल है एक्सेप्टेबल या है यहाँ नहीं? क्योंकि पे इसमें तो बहुत सारी जी चीजें क्योंकि एप्लीकेबल भी है, हो भी रही है और नॉरमबर्ग में बेनिफिशियल नाजी भी है। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट वो नहीं है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर जी आप नाजी एक्सपेरिमेंट के बाद लेकिन जो एक जो डिक्लेरेशन लोग की क्लास गई नहीं थी वो ले रहे तो इन नॉरमबर्ग लोगों के के लिए शहर सही, में की गई जो थी। लोग क्लास नहीं ले रहे, धोखा दही दे रहे, तो इन लोगों के लिए नाजी एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। हम्म यस चलो, सर। इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड रिसर्च। चलो, अभी एथिक्स की बात, यहाँ पर हमारा एथिक्स स्टार्ट हो जाती है। तो आप लोग का कुछ जो है, एथिक्स जी, एथिक्स आप सिर्फ नहीं, एथिक्स जहांगीर नहीं, कोई और बताओ प्लीज, जो रहता है वो प्लीज। सर क्या पूछा आपने? जहांगीर ने बता दिया, अभी चलो आप बता दो, इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स एंड रिसर्च, फिर शाहीन बताइए।
सर रिसर्च में सबसे पहले तो हमारी इथिकल कंसिडरेशन को ही देखी जाती है, उसके बाद ही परमिशन मिलती है सबसे पहले तो। और इथिक्स जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका जो रिसर्च है वो इथिकल क्राइटेरिया में लाइन नहीं करता तो आपकी जो रिसर्च का आउटकम होगा वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो हमें बहुत सारी अपनी बाउंड्रीज को देखते हुए जो है रिसर्च करनी है। जस्ट लाइक कि अगर कोई मेल है और उसे रिसर्च करनी है पीपीएच पे, तो हमारी कम्युनिटी में बेसिकली एथिकल कंसिडरेशन को देखे हुए इस तरीके से मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्शन नहीं कर पाते, और कुछ टर्मिनोलॉजीज इस तरीके की होती हैं कि वो फीमेल सही तरीके से उसकी हिस्ट्री भी नहीं दे पाएंगी। तो ये एथिकल कंसिडरेशन है, और फिर उसमें बाइसनेस क्रिएट होगी रिसर्च में और सही तरीके से डेटा भी नहीं मिलेगा। तो ये भी एक हमारे पास डिफेक्ट है। और दूसरा हम एथिकल कंसिडरेशन में ये देख सकते हैं कि हम कुछ इस टाइप का रिसर्च में एक्सपेरिमेंट ना करें कि जो हार्म प्रोड्यूस कर सके या फिर कोई डिसेबिलिटी क्रिएट कर सके। तो ये सब कुछ एथिकल कंसिडरेशन में आता है। सही है। तो शॉर्टकट 2 अल्फाजों में ये 3 पॉइंट बताओ, शॉर्टकट क्या है? एथिक्स के लिए बाउंड्रीज का होना चाहिए, दूसरा, और बाउंड्रीज में कौन कौन से बाउंड्रीज वो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं जिसमें हेल्थ और ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट के हामिल होती है। और दूसरी तीसरी बात क्या है, ऑल साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स हैव टू बी वेज्ड एथिकली इन ऑर्डर टू बी चेक फॉर सेफ्टी एंड अप्रूव फॉर कंटिन्यूएशन। ये भी देखते, सेफ्टी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉरवर्ड फॉर द एथिकल रिसर्च। आइदर सेफ्टी जो है दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एथिक्स। आइदर जो आपका जो पार्टिसिपेंट्स है उसका भी सेफ्टी लाजिम है और रिसर्चर दोनों के लिए लाजिम है, लेकिन किसी जमाने में इन चीजों को नहीं देखा जाता था। सही है। एक हमारे पास अभी थेरापेटिक रिसर्च जो हम आप लोगों से पूछ रहे थे, व्हाट इज थेरापेटिक रिसर्च, कोई बता दो प्लीज। स्टडी इन व्हिच द सब्जेक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ पोटेंशियल बेनिफिशियल ट्रीटमेंट। जी, ऐसी स्टडी जो हम करते हैं, जो या ऐसा रिसर्च कर लेते हैं जो बेनिफिशियल ऑफ ट्रीटमेंट के लिए बेहतर हो, जो पेशेंट के लिए बेहतर हो, लाइक जो सर जैसे हम मुख्तलिफ मेडिसिन के ग्रुप बनाकर उस पर स्टडी करते हैं ना, जस्ट लाइक ओमिपेराजोल वर्सेस इजोमिपेराजोल, तो हम उसके इफेक्ट देखेंगे ना, तो वो जो मजीद उसमें हम काम कर सकते हैं, रिजल्ट जिसके अच्छे होंगे हम उसे थेरेपेटिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो ओके, बेनिफिशियल है। सही है। अभी नॉन थेरापेटिक रिसर्च को इकरा के अलावा कोई और बता दो प्लीज। शाहीन बता सकते हो तो बता दो। Yes, sir. Yes, sir. Studies that are carried out for the purpose of generating knowledge. सर वो रिसर्च जो सर जो बेनिफिशियल जो चीजें हैं उससे रिलेटेड नहीं है, बस जस्ट जो है नॉलेज जनरेट करने के लिए, मींस कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो कहलाती है, जैसे वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की थी उसकी बात कर रहे हैं कि ये नॉलेज जनरेट की जाती है, इसमें दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट द रिसर्च सब्जेक्ट बट मे लीड टू इम्प्रूव ट्रीटमेंट इन द फ्यूचर। इसमें जो सर इसमें सब्जेक्ट ये इस हवाले से नहीं होता कि जो सब्जेक्ट है उसको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए, बल्कि ये फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए हमें कुछ करेक्टरिस्टिक और कुछ नॉलेज प्रोवाइड कर रहा होता है। एग्जाम्पल बता सकते हो प्लीज। सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की, सर जैसे हम डेमोग्राफी रिसर्च होती है, जैसे जिसमें हम प्रिविलेज चेक करते हैं कि किसी चीज़ की बर्डन, जैसे हमने कहा कि नोज़ोकोमिल का डिजीज है तो इसका बर्डन, जस्ट उसके रेट पर हमने चेक किए और बाद में उसको फ्यूचर रिसर्च में हम उन रेट्स को जो है कि इतने ज़्यादा रेट्स के साथ नोज़ोकोमिल इन्फेक्शन है, तो ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, नॉन बर्डन ऑफ थेरेपेटिक डिजीज, रिसर्च। सही है। यस सर। आप तो एपिडेमियोलॉजी मास्टर बन रही हो भाई। बर्डन ऑफ डिजीज, इसका पता है यस डोज कैलकुलेशन की फॉर्म में, हाउ टू फाइंड आउट द बर्डन ऑफ डिजीज, इसका एक डोज कैलकुलेशन होती है। एपिडेमियोलॉजी आप लोग ने मेरे ख्याल से वो तो नहीं पढ़ा होगा डोज कैलकुलेशन की फॉर्म में, या पढ़ा है? सर, नहीं सर, अभी ये फिलहाल ऑब्जेक्टिव नहीं था। नहीं पढ़ा सर अभी। हाँ, मास्टर लेवल के एपिडेमियोलॉजी पढ़ा रही हो। चलो, सेफ्टी इज द बेसिस ऑफ एथिकल रिसर्च है, ये हमने पढ़ा था। अनसेफ टेस्टिंग मेथड सच एज हार्टिंग द टेस्ट सब्जेक्ट और बीइंग अनअवेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स लिमिट्स आर वन एथिकल इशू। क्या मतलब है? हाँ, मीन ये है कि सर जी
सर इसमें ये बता रहा है कि जो भी रिसर्च एथिकली तब भी होगी जब उसमें हम जो पार्टिसिपेंट है उसकी सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करेंगे। अनसेफ Good. टेस्टिंग मेथड जैसे किसी को हर्ट करना, जैसे किसी की जान जा सकती है या किसी को इंजरी हो सकती है, और उससे पहले जो है इसके अलावा ये बता रहा है कि अनअवेयर ऑफ द सब्जेक्ट लिमिट्स एंड आर Good. वन ऑफ एथिकल इशू। मींस के सर सब्जेक्ट को पता होना चाहिए कि वो एक्सपेरिमेंटल यानी ग्रुप में है क्लाइंट्स को या। पता होना चाहिए, पेशेंट हाँ जी सर, कि ये मेरे सर ये जो टेस्ट हमारे क्यों हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप इसको बस कुछ बताओ ही नहीं, बस ये बोले कि आपके लिए कर रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, एथिकल इज लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड एग्रीमेंट सराउंडिंग द टेस्टिंग इज अनदर बिग एथिकल इशू। ये क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? सर अगर मींस के शफाफ होना किसी चीज का इस बारे में कि उसको हर चीज का क्लियर कट पता होना चाहिए कि रिसर्च का पर्पस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, हार्म्स क्या है उसके। यस, रिसर्चर को या क्लाइंट को? सर बंदे क्लाइंट को, पार्टिसिपेंट ओके, एथिक्स, यस, एथिक्स एंड रिसर्च व्हाई, ये कौन बताएगा? टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट। लेकिन जल्द और जल्द, शाबाश, वो देना है, स्पीड देना है अभी। right and welfare of research participant and to protect wider society and community within which the research is being conducted। वो कह रहा है कि इसमें जो है राइट्स और वेलफेयर की बात की जा रही है। जो पार्टिसिपेंट है जो वो इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए जो कम्युनिटी और सोसाइटी के लिए वाइडर इंटरेस्ट में हो और उनकी बेनिफिट के लिए हो। पढ़ाता या नहीं, ऐसी उड़ा रही हो? मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन क्या है हमारे थोड़ा पास? सा ओके, थोड़ा गुड, सा पढ़ा था। चलो सही है। ये कौन बताएगा शाहीन के अलावा कोई और, प्लीज? मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन कोई तीन बंदों के अलावा कोई और आ जाओ प्लीज फ्रंट पे, या नाम लेना पड़ेगा मुझे? यार क्या नाम है, यासिर, आप बता सकते हो? सर मैकेनिज्म ऑफ प्रोटेक्शन का मतलब ये है गुड, कि मतलब जो प्रोटेक्शन के लिए कौन सा तरीकेकार वो यूज, मतलब मैकेनिज्म कौन सा यूज करेंगे। कह रहे हैं एथिकल रेगुलेशंस और गाइडलाइंस कि जो उसके मतलब एथिक्स के अंदर एथिक्स के रूल को फॉलो करते हैं, जो रूल रेगुलेशन होंगे उसकी जो गाइडलाइंस होगी उनको फॉलो किया जाएगा, जो लॉज जो हमने कानून यूनिवर्सल वगैरह बनाए प्रिंसिपल, होंगे उनको फॉलो किया हो जाएगा। यूनिवर्सल प्रिंसिपल है ह्यूमन राइट्स के जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं जो ओवरऑल जैसे WHO ने जो बनाए हुए हैं उनको फॉलो करेंगे इसके अंदर। एथिकल प्रिंसिपल, उसके ये आगे हमारे पास ये खास है, इस सबको पता है आप लोगों को एक एक कि वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का क्या मतलब, इन्फॉर्म कंसेंट का क्या मतलब है, रिस्क ऑफ हार्म, कॉन्फिडेंशियलिटी, एनोनिमिटी का क्या मतलब, ये सब बताना है। सही, दीज आर द प्रिंसिपल फॉर वो एथिकल पर। इसके अलावा और भी है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसका पता होना चाहिए। अगर ये आप लोग यहाँ याद करो तो एथिक्स के पेपर के लिए भी इजी होगा। सही है, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ दीज आर द एथिकल प्रिंसिपल व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट व्हाट्स मीन बाय दिस। सही है, तो हमारे पास वॉलंटरी पार्टिसिपेशन का होना चाहिए, इन्फॉर्म कंसेंट का होना चाहिए, रिस्क ऑफ हार्म कम से कम होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार, और एनोनिमिटी का मतलब नाम सर जाहिर नहीं करना एनोनिमस चाहिए। रखना, उसकी पहचान नहीं रखना, गुड, बताना। एनोनिमस, यानी किसी को बताना नहीं, जो भी उसकी प्राइवेसी हो। प्राइवेसी का मतलब ये है कि हम जहाँ का रिसर्च कर रहे हैं उस वहाँ का नाम नहीं लिखते हैं भाई, और किसी पेशेंट का भी नहीं। एथिकल प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल गाइडिंग रिसर्च क्या है? रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ये है रेस्पेक्ट फॉर फ्री एंड informed consent, respect for vulnerable person, respect for privacy and confidentiality, respect for justice and क्या है inclusiveness किसे कहते हैं? inclusion criteria जिसे कहते हैं, balancing harms and benefits, minimizing harm और maximizing benefit, these are ethical principle में ये हमारे पास। ये सब तो समझ आ रहे हैं या नहीं? इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा यानी ज्यादा फायदा देना है और कम होना। ह्यूमन डिग्निटी क्या है? कार्डिनल प्रिंसिपल में क्या क्या है? बेसिक्स ऑफ एथिकल ऑब्लिगेशंस, टू एसेंशियल कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से? द सिलेक्शंस एंड अचीवमेंट ऑफ मोरली एक्सेप्टेबल एंड्स, दूसरा है द मोरली एक्सेप्टेबल मीन टू दोज एंड्स। क्या मतलब है? टू एसेंशियल कंपोनेंट्स है फॉर व्हाट? फॉर कार्डिनल प्रिंसिपल्स के लिए, जो बेसिक एथिकल ऑब्लिगेशंस कहलाते हैं। इसको ये किसे कहते हैं, प्लीज बता दो कोई?
सर हमारे पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे पास लॉ एंड ऑर्डर को तो मेंटेन रखती हैं, लेकिन मॉरली जो है वो ठीक नहीं होती। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि द सिलेक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ मॉरली एक्सेप्टेबल एंड्स, कि जो उसकी अचीवमेंट होनी चाहिए वो मॉरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। लाइक कुछ चीजें हमारे पास ऐसी होती हैं कि वो लॉ के खिलाफ होती हैं लेकिन मॉरली सही होती है। सही है, वो आपको मैं आप वो एग्जांपल दे दोगे फिर। ये दूसरा पॉइंट क्या है? द मोरली एक्सेप्टेबल मीन टू दोज एंड्स। हम इस पे वही ट्रैफिक की मिसाल ले सकते हैं कि अगर कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए और वो जो है इमरजेंसी में हो तो वो सिग्नल को क्रॉस कर सकता है। ये लीगली तो ठीक नहीं है लेकिन मॉरली बिल्कुल कानूनी एक्सेप्टेबल तौर है। पे एक्सेप्टेबल नहीं है लेकिन मोरली आप वो कर सकते हो। और दूसरा मिसाल कौन बताएगा इसके अलावा? सर मोरल इसका और ये लीगल। मतलब है कि अखलाकी दायराकार में रहते हुए आपने काम करना है। चलो सही, दूसरा कोई मिसाल दो ताकि ये समझ आ जाए। ट्रैफिक के अलावा कोई सर दूसरा? सर इसकी ये भी मिसाल है कि अगर आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और कोई ज़ईफ जो है वो खड़ा हुआ है, तो आप जो है वो उसको जगह दे दोगे अपनी जगह बैठने की, लेकिन ये मॉरली एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर आप उसे ना भी दोगे तो कोई जुर्म नहीं है। खतरनाक मिसाल दी भाई। सही है। प्रोटेक्ट द मल्टीपल एंड इंटरडिपेंडेंट इंटरेस्ट ऑफ अ पर्सन, बॉडीली, साइकोलॉजिकल, कल्चरल इंटीग्रिटी। क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये है कि जो आपका पार्टिसिपेंट या जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो उसको साइकोलॉजिकली, कल्चरली और ये उसकी सब बॉडी चीजें। और बॉडी के हिसाब से इंटीग्रेट करने, मीन्स के उसको देखने उस लिहाज से उसको नुकसान तो सही नहीं है। दूसरा पहुंचेगा। कंसर्न Presumption that individual have capacity एंड and राइट टू right मेक to फ्री make एंड इन्फॉर्म्ड फ्री डिसीजन। एंड यस, इन्फॉर्म डिसीजन। उनको पहले से इन्फॉर्म डिसीजन मतलब गुड। इन्फॉर्म करना है कि आप क्या करने जा रहे हो। इन रिसर्च डायलॉग प्रोसेस राइट्स ड्यूटीज रिक्वायरमेंट फॉर फ्री एंड इन्फॉर्म कंसेंट बाय द रिसर्च सब्जेक्ट। कहते हैं कि उनको उससे पहले उनकी राइट्स बताने चाहिए, आपके हकूक क्या है, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी, और उनको Good. डायलॉग के जरिए जो है इन्फॉर्म करना है। और कंसेंट को मस्ट बी रिटन मेंटेन फॉर्म में थ्रू फॉर्म आउट। में लेना। गुड। वुलनरेबल पर्सन क्या होता है? एथिकल ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स वुलनरेबल पर्सन। सर जैसे मेंटल पेशेंट होते हैं उनके गुड। लिए जो है वो आप उनसे नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा स्पीड लगाओ, स्पीड। जो छोटे बच्चे होते हैं वो वल्नरेबल होते हैं, जो कि आपको कंसेंट नहीं दे सकते। मेंटल गुड। पेशेंट्स हो सकते हैं, और यस। जो वो पेशेंट डिमेंशिया के पेशेंट या अल्जाइमर डिजीज के साथ होते हैं वो वल्नरेबल पर्सन होते हैं जिनसे आप कंसेंट नहीं ले सकते, तो उनके अटेंडेंस या फैमिली से आपको लेनी पड़ती है। एथिकली ऑब्लिगेशन टुवर्ड वल्नरेबल पर्सन, डिमिनिश कॉम्पिटेंसीज। सर डिमिनिश कॉम्पिटेंसीज वही लोग आ जाते हैं जैसे अल्जाइमर और उसके हैं डिमेंशिया के। डिमिनिश्ड डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, जिनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, जैसे वो छोटे बच्चे हैं या अल्जाइमर या डिमेंशिया के पेशेंट्स हैं और या मेंटल पेशेंट्स हैं। इंटाइटल्ड टू स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल प्रोसीजर्स टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। उनके लिए जो आप लेते हो जब रिसर्च कर रहे होते हो तो आपको कुछ स्पेशल जो है प्रोसीजर और स्पेशल प्रोटेक्शन जो है उनके हवाले से जो है करनी पड़ती है। मे बी उनकी फैमिली को इन्वॉल्व किया जा सकता है उस सिलसिले में। इंटाइटलमेंट बेस्ड ऑन ग्राउंड ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, केयरिंग, सॉलिडेरिटी, फेयरनेस टू स्पेशल प्रोटेक्शन अगेंस्ट अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि रिसर्च जब आप कर रहे हो तो उसमें आपने ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल रखना है, सॉलिडेरिटी और इंसाफ गुड। और केयरिंग और फेयरनेस। इंसाफ के साथ ये नहीं है कि आपके किसी को फेवरिज्म कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे। अब्यूज नहीं करना, किसी को गालिम गलौज और किसी के हकूक को एक्सप्लॉइट नहीं करना, भी नहीं करना, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करनी, जैसे मोस्टली मेल और फीमेल्स के दरमियान हो रही होती है। खास बात आपने बता दी, किसी का डायलॉग बता दिया। चलो, प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। Privacy and confidentiality, fundamental to human dignity, standard protect to assess, control dissemination of personal information, help to protect mental psychological integrity। वो कहते हैं कि किसी की भी इंफॉर्मेशन जब आप ले रहे होते हैं पार्टिसिपेंट की जो रिसर्च में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसकी आपकी जो भी उसकी मेडिकेशन जो भी आपकी उसकी जो उसकी इंफॉर्मेशन है आपको उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, क्योंकि ये उसकी ह्यूमन डिग्निटी से भी रिलेट करता है। तो आपने ना ही उसकी डिसेमिनेट करनी है जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जैसे उसके हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं। मेंटल साइकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। हाँ, जैसे किसी को कैंसर हो गया तो आप हर एक को नहीं कहते फिरोगे कि देखो देखो इसको HIV या कैंसर है, क्योंकि ये उसकी ये लास्ट है, कॉन्फिडेंशियल है। लास्ट हाँ, मैं सेकंड है कुछ।
बैलेंस क्रिटिकल टू एथिक्स ऑफ ह्यूमन रिसर्च, हार्म बेनिफिट एनालिसिस अफेक्ट वेलफेयर ऑफ राइट ऑफ पेशेंट, मतलब हार्म्स और बेनिफिट को बैलेंस करना है, आपने बेनिफिट्स की बुनियाद पर रिसर्च करनी है। ओके, इसके साथ